नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर भैया 2024 विज्ञान विषय पेपर 2 के लिए बार बार आने वाले प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये एक है। तो भाई बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक ऑप्शन पहला थर्मोप्लास्टिक है, बी ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, ऑप्शन 3 कहता है बिजली का अच्छा कंडक्टर है, और चौथा कहता है बिजली का अच्छा इंसुलेटर है। तो बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बिजली का एक अच्छा इंसुलेटर है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजली का अच्छा इंसुलेटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से गति के किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर होता है? पहला ऑप्शन सीधी सड़क पर चलती कार, दूसरा ऑप्शन वृत्ताकार पथ पर चलती कार, तीसरा ऑप्शन आगे पीछे दोलन करता हुआ एक पेंडुलम, यानी कि आगे पीछे जो दोलन करता हुआ एक पेंडुलम, और चौथा कहता है सूर्य यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो चलेगी दूरी और विस्थापन का जो परिणाम जो आता है, परिमाण जो आता है वो बराबर कब होता है? तो ये कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती कार। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में रोशनी के स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल का इस्तेमाल बहुत आम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप देख रहे हैं कि भाई जो घरों में रोशनी के स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्यों? पहला ऑप्शन सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। दूसरा ऑप्शन एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में जहरीले पदार्थ होते हैं। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों समान रूप से अच्छे हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही जवाब हो जाएगा एलईडी एक बेहतर है क्योंकि सीएफएल में जहरीले पदार्थ होते हैं भैया। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर आपने देखा होगा जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह काम करता है? एक अवतल लेंस के रूप में, दूसरा उत्तल लेंस के रूप में, तीसरा समतल यानी कि समतलोत्तल लेंस के रूप में, और चौथा कहता है अवतल दर्पण के रूप में। तो किस रूप में काम करता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा एक अवतल लेंस के रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है, अवतल लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम वजन वाले एक पंख और 10 ग्राम वजन वाली एक कील की, यानी कि 5 ग्राम वजन वाले एक पंखा और 10 ग्राम वजन वाली एक कील की गतिज ऊर्जा समान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों पिंडों के संवेग के बारे में सत्य है? पहला ऑप्शन हल्के पिंड का संवेग अधिक होगा, दूसरा ऑप्शन भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, तीसरा ऑप्शन दोनों का संवेग समान होगा, चौथा ऑप्शन दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि भारी पिंड का जो संवेग होगा वो या अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई यदि किसी द्रव पर दबाव बढ़ता है, यानी कि किसी द्रव पर दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है भाई? पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा ऑप्शन वृद्धि होती है, तीसरा नहीं बदलता है, चौथा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भैया, वृद्धि हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, वृद्धि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर हाइपर एसिडिटी के इलाज के लिए एक दवा लिखता है, दवा का मुख्य घटक क्या होगा? पहला ऑप्शन OH3 होगा, दूसरा ऑप्शन MgCl2 होगा, तीसरा CaCO3 होगा, चौथा ऑप्शन Na2CO3 होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा OH3 होगा भैया। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है OH3, यानी कि LOH3 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गैर धात्विक ऑक्साइड है। गैर धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्या अम्लीय प्रकृति के,
प्रकृति में मूल होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो गैर धात्विक ऑक्साइड क्या होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खाद्य डिब्बों की भीतरी सतह, खाद्य डिब्बों की जो भीतरी सतह होती है टिन से लेपित होती है, जिंक से नहीं, क्योंकि? पहला ऑप्शन जिंक टिन से महंगा है, दूसरा ऑप्शन जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील है, तीसरा जिंक का गलनांक टिन से अधिक होता है, चौथा जिंक टिन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है, वह फीके सोने के गहनों की चमक वापस लाने का वादा करता है। एक अनजान महिला उसे सोने की चूड़ियों का एक सेट देती है, जिसे वह एक खास घोल में डुबोता है। चूड़ियां चमकती हैं लेकिन उनका वजन काफी कम हो जाता है, क्यों भैया? पहला ऑप्शन पतला HCI के कारण, दूसरा शंकु HCI के कारण, तीसरा शंकु HCl और शंकु HNO3 का मिश्रण के कारण, और HNO3 के मिश्रण के कारण। तो भैया ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा HCl3, यानी कि HCl और HNO3 के मिश्रण के कारण होता है, क्योंकि उसके घोल में क्या होता है HCl और HNO3 होते हैं, जिससे उसकी जो सोने की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे उस पानी में आ जाती है, यानी कि उस घोल में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिटकरी को घाव पर लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। फिटकरी को घाव पर लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है, क्योंकि? पहला ऑप्शन घाव को फिटकरी के टुकड़े से बंद किया जाता है, दूसरा ऑप्शन फिटकरी खून को जमा देती है और थक्का बना देती है, तीसरा ऑप्शन फिटकरी घाव के पास के तापमान को कम करती है, चौथा ऑप्शन फिटकरी एक एंटीसेप्टिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फिटकरी खून को जमा देती है और थक्का बना देती है। इनकी फिटकरी को घाव पर लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिटकरी जो होती है वो खून को जमा देती है और थक्का बना देती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं, कौन सा ऊतक पूरे शरीर की रक्षा करता है? तो कौन सा ऊतक है जो पूरे शरीर की रक्षा करता है भैया? तो उसे कहते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। किसका भाई? इसके बेमस उपकला क्या होता है? सरल ऊतक जिसे बोलते हैं, तो इसे कहते हैं भी गाल कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पर होता है? ये गाल कोशिकाओं में। और स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ पर होता है? तो ये आंत में होता है। कहाँ पर होता है? आंत में होता है। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला कह रहा है संयोजी ऊतक का एक उदाहरण दीजिए जिसमें मैट्रिक्स ठोस होता है। तो भैया हड्डी में होता है। किसमें होता है? हड्डी में। मैट्रिक्स से होता है क्या? तो ठोस होता है। निम्नलिखित के नाम बताइए। बहुकेंद्रीय मांसपेशी फाइबर क्या होता है? तो ये कंकाल मांसपेशी फाइबर होता है। स्पिंडल आकार की मांसपेशी फाइबर होती हैं, तो ये चिकनी मांसपेशियों में होता है। ऊतक जो वसा संग्रहित करता है उसे वसा ऊतक कहते हैं भाई। न्यूरॉन की प्रक्रिया जो आवेग को वहन करती है उसे क्या कहते हैं? भाई न्यूरॉन की प्रक्रिया होती है जो आवेग को क्या करती है? एक दूसरे को गमन करती है, यानी कि वहन करती है, उसे एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपने शरीर में एक संरचना का नाम बताएं जिसमें यानी कि रोम युक्त उपकला होती है। तो उसे कहते हैं भैया श्वसन पथ। कौन सा होता है? श्वसन पथ। एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा क्या है भाई? ये जलीय पौधों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट मृदूतक है। कौन सा? जिसमें छोटी कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो वायु गुहिकाओं को घेरे रहता है, उसे कहते हैं एरेनकाइमा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुकोश के जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है? तो बहुकोश की जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता होती है? तो कौन कौन सी होती है? सीरम विभाजन करने की, उच्च संगठन की और उच्चतर उत्तरजीविता की होती हैं। सिनेप्स क्या है भाई? सिनेप्स किसे कहते हैं भैया? तो दो न्यूरॉन्स के बीच जो एक जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन होता है उसे भैया क्या कहते हैं? उसे सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने की युक्तियों में। जड़ और तने की युक्तियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। तो त्वचा में उपकला ऊतक, छाल में कॉर्क ऊतक, अस्थि में संयोजी ऊतक, गुर्दे की नलिकाओं की परत होती है उसमें उपकला ऊतक, और संवहनी मंडल में जाइलम और फिलोयम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है, एपिडर्मिस क्या भूमिका है? एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? तो एपिडर्मिस क्या काम करता है? एपिडर्मिस जो संरक्षण का काम करता है,
और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करता है। गैसों का आदान प्रदान करता है कौन? एपिडर्मिस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला कह रहा है यदि शीर्षस्थक विभज्योतक क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो भैया क्या हो जाएगा, यानी कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। फिलोयम के घटक क्या होती हैं? तो फिलोयम के घटक होती हैं फिलोयम पेरेन्काइमा और फिलोयम फाइबर और छलनी ट्यूब और संयोगी कोशिकाएं। ये क्या फिलोयम के घटक हैं। नेक्स्ट अगला है, सभी सरल पादप ऊतकों के नाम बताइए। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तीन भैया, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट आगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विज्ञान विषय से संबंधित सीटेट एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।